इन्वेस्टमेंट की सक्सेस के लिए असेट एलोकेशन बहुत जरूरी है और एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इक्विटी के साथ साथ डेट फंड्स का होना भी बेहद जरूरी माना जा सकता है। लेकिन डेट फंड्स की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं और सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो सभी बातों पर डिस्कस करने के लिए आज मेरे साथ है एक बेहद खास मेहमान, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के फिक्स्ड इनकम को हेड मिस्टर कौस्तुभ गुप्ता। तो कौस्तुभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। कौस्तुभ जी, पहले मैं यहीं से शुरुआत करूंगा कि जब म्यूचुअल फंड की बात होती है तो इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर सभी तरह की चॉइसेस हैं और ऐसे में आपके हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में डेट की अपनी क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हर एसेट क्लास का अपने खुद के रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल होता है और जो इन्वेस्टर है उसके रिटर्न और रिस्क प्रोफाइल के अनुरूप उसको अपना इन्वेस्टमेंट का व्हीकल चूज़ करना चाहिए। जैसे कि अगर कोई 25 साल का युवक है और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसका इन्वेस्टमेंट हॉराइज़न जनरली लंबा होगा, तो उसकी एबिलिटी जो कि मार्केट की वॉलेटिलिटी है उसको एहसास करने की रिलेटिवली बाकी इन्वेस्टर से ज़्यादा होगी। तो उस तरह के इन्वेस्टर्स को शायद पैसा इक्विटी में ज़्यादा डालना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आप अपने में आगे बढ़ते हैं आपको एक स्टेबिलिटी ऑफ इनकम ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां होती हैं और आगे कुछ फ्यूचर लायबिलिटीज़ पारिवारिक रूप पे और पर्सनल रूप पे आने लग जाती हैं। उस तरफ अगर अपन देखें तो डेट एक एसेट क्लास है जो कि कंपेयर टू इक्विटी काफ़ी लेस वोलेटाइल होता है और वहाँ पर एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम का की तरफ जनरली रुझान ज़्यादा पाया जा सकता है। इस एसेट प्रिंसिपल्स को देखते हुए डेट आपके ओवरऑल जब हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं वो आपके एसेट एलोकेशन में उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। और उसके साथ साथ कभी कभी मार्केट में विद इन एसेट क्लास जब हम मैक्रो इन्वेस्टिंग की सोचते हैं तो एसेट क्लास के अनुरूप उनकी वैल्यूएशन के हिसाब से, उनकी एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से हमें हमारा एलोकेशन विद इन एसेट क्लास चेंज करते रहना चाहिए। जब आपको लगे कि इक्विटी में लाइकली रिटर्न डेट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तब आप डेट में एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। जब आपको लगे कि इक्विटी बहुत चीप है और उसका रिटर्न अगले 3 साल 5 साल में डेट से बहुत ज़्यादा होने वाला है तब आप इक्विटी का एलोकेशन बढ़ा दीजिए। तो दोनों ही कारण से, पहला कारण कि एसेट एलोकेशन आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का, और दूसरा कारण कि कंपेयर टू अमंग ऑल एसेट क्लास अगर का कोई एसेट बहुत महंगा हो गया है तो कुछ टाइम के लिए वहाँ पर एलोकेशन कम करिए, जो एसेट सस्ता हो गया है कुछ टाइम के लिए वहाँ पे एलोकेशन बढ़ा दीजिए। दोनों ही कारण से डेट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। कौस्तुभ जी, देखिए, आपने कहा कि जब आप यंग हैं तब आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना चाहिए। उसका कारण ये है कि इक्विटी वोलेटाइल है बाय नेचर, उतार चढ़ाव की संभावना रहती है और यदि गिरावट आती है और लंबा समय है तो रिकवरी के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। और डेट क्योंकि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, इसके लिए देखा जाता है कि जब आपके थोड़ा सा एज बढ़ जाती है तो उस वक्त या आप रिटायरमेंट के आसपास हैं तो कोशिश ये होती है कि आप ज़्यादा डेट में इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन एक मैं इसके थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट पर मैं समझता हूँ कि यदि आप यंग भी हैं लेकिन आपका शॉर्ट टर्म गोल है, आपके पास आपकी उम्र कम है, लंबा समय है रिटायरमेंट के लिए, लेकिन आपका शॉर्ट टर्म गोल है, तो वहां पर आपका एलोकेशन इक्विटी की बजाय डेट में होना शायद ज्यादा सुटेबल रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इक्विटी में वोलेटिलिटी रहती है। अगर आपके पास कुछ शॉर्ट टर्म गोल है कि अगले 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल में आपको कुछ एक पर्टिकुलर एसेट खरीदना है या पर्टिकुलर कोई खर्चा आने वाला है और उस टाइम पे अगर आपने इक्विटी मार्केट में डाल दिया और बिकॉज ऑफ मार्केट वोलेटिलिटी चलते जो आपने पैसा डाला उसमें शॉर्ट टर्म लॉस हो गया तो आपका गोल को आप अचीव करने में तकलीफ होगी। तो दोनों कारण के अलावा अगर आप शॉर्ट टर्म कुछ गोल्स पा रहे हैं और उसके लिए कुछ पैसा सेव कर रहे हैं तो डेट एक बेटर अपॉर्चुनिटी देता है आपको कि उस पैसे के ऊपर विदाउट ज़्यादा फ्लक्चुएशन के आप उस गोल को अचीव करने के लिए पैसा सेव कर पाए। तो उन कारण के लिए भी डेट एक बेटर रेवेन्यू है कंपेयर टू इक्विटी।
बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी आरबीआई ने रेट्स हाइक किए और फाइनली हम लोग अ, ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि रेपो रेट 6.50% पे पहुंच गया है, लेकिन इन्फ्लेशन अभी भी थोड़ा अधिक है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या अभी और गुंजाइश है रेपो रेट बढ़ने की? जी बिल्कुल। देखिए, आरबीआई जब रेट हाइक करता है तो वो ये सोचते हैं कि इसका एक ग्रोथ सैक्रिफाइस होगा, उस ग्रोथ सैक्रिफाइस से जनरली इन्फ्लेशन नीचे आएगा। अभी तक जो रेट हाइक हुए हैं, इंक्रीमेंटल मैक्रो डेटा से ये अंदेशा आ रहा है कि ग्रोथ सैक्रिफाइस बहुत ज़्यादा नहीं है, और इसलिए ऑल्दो इन्फ्लेशन नंबर पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल अब कम हो गए हैं और अगले साल का एक्सपेक्टेशन है कि और कम होंगे, लेकिन जो कोर इन्फ्लेशन है, जो कि रियल डिमांड, अंडरलाइंग डिमांड जो इकोनॉमी का है उसका प्रॉक्सी होता है, वो अभी भी 6% के ऊपर बहुत ही स्टिकी है। तो ये दर्शाता है कि अभी तक हमारे रेट्स उतने रेस्ट्रिक्टिव नहीं हुए हैं कि हमारी डिमांड पर इम्पैक्ट होना या बड़ा इम्पैक्ट होना चालू हो जाए। कुछ कुछ इम्पैक्ट तो हो रहा है, क्योंकि आरबीआई ने 300 बेसिस रेट हाइक कर दिया है पिछले एक साल में, और मॉनेटरी पॉलिसी एक लैग से काम करती है। तो ये एक्सपेक्टेड है कि ये जो पिछले एक साल में हाइक हुए हैं उनका इम्पैक्ट अगले 12 महीने में होने वाला है। बट अभी भी इतना कॉन्फिडेंस से किया जा सकता है कि क्या हम जो 4% आरबीआई का टारगेट है उसकी तरफ कॉन्फिडेंटली हम एक साल के बाद इन्फ्लेशन देख पाएंगे। तो दोनों ही बातों से ये इम्पैक्ट अगर एनालिसिस करें तो ये बनता है कि शायद आरबीआई को एक रेट हाइक और करना पड़ सकता है, जस्ट टू मेक श्योर कि हमारा इन्फ्लेशन जो है वो 4 की तरफ जाता हुआ दिखे। और क्योंकि ग्रोथ सैक्रिफाइस अभी तक बहुत बड़ा नहीं है, तो शायद आरबीआई ये कॉशन से कि हम पहले रेट हाइक करके पॉज करें, उस ऑप्शन को प्राथमिकता देगा, कंपेयर कि हम आज पॉज हो जाएं और अगर कल को इन्फ्लेशन ऊपर चला जाए तो वापस रेट हाइक करें। तो ये कॉशन जो है, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटीज़ में पूरे विश्व में ही है, सारे सेंट्रल बैंकर्स के मन में, हमें लगता है शायद आरबीआई के मन में भी ये होगा कि शायद ये बेटर विकल्प है कि आप एक रेट हाइक और कर दें और फिर आप पॉज पे जाएं, जस्ट टू मेक श्योर कि हमारा इन्फ्लेशन जो है उसके ऊपर हमारी लड़ाई और बेहतर हो पाएगी। कौस्तुभ जी, देखिए, इन्वेस्टर जब इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके पास में या तो डायरेक्ट इक्विटी की चॉइस है या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के थ्रू मार्केट में पार्टिसिपेट किया जा सकता है। जब डेट में इन्वेस्ट करना हो तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइसेस हैं। एक तरफ आपके पास में डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं, तो वहीं आपके पास एश्योर्ड रिटर्न्स वाले प्रोडक्ट्स जैसे कि फिक्स डिपॉजिट हो या पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हो, स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, आरबीआई बॉन्ड्स हैं, इस तरह के विकल्प भी मौजूद हैं। अब यहाँ पर यदि आपको ये चूज करना है कि मुझे म्यूचुअल फंड में करना है या फिर मुझे एफडी में करना है, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर रिटर्न्स देख के ही यहाँ पर डिसाइड करेंगे। और पिछले 3 साल के यदि हम रिटर्न्स देखें, हालांकि इस बीच में फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी कम थे, जो अब बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं, या फिर अगर हम पोस्ट ऑफिस स्कीम्स की बात करें तो वहाँ भी अब इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं। लेकिन अगर हम पास्ट रिटर्न्स यहाँ पर देखते हैं डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के, तो वो बहुत अट्रैक्टिव नहीं रहे, जो कि थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को डिस्करेज करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। बट अगर इन्वेस्टर्स ये बात समझते हैं कि अब जो आरबीआई ने मेजर्स लिए हैं उसकी वजह से बॉन्ड्स की यील्ड बढ़ रही हैं और आने वाले समय में डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स भी बेहतर रिटर्न पाएंगे, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किस तरह के रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने चाहिए। हालांकि यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे, बट फिर भी यदि कोई फिक्स्ड डिपॉजिट या इस तरह के विकल्प में निवेश करना चाहते थे और वो सोचते कि डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जाए, तो उनको किस तरह के रिटर्न्स यहाँ पर एक्सपेक्ट करने चाहिए? देखिए, क्योंकि आपने 3 साल की हिस्ट्री की बात की है, तो मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री देना चाहूँगा कि इन्वेस्टर के पास क्या क्या ऑप्शन है और क्यों अलग अलग ऑप्शन अलग अलग तरह के रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस बनाते हैं। तो देखिए, हिस्टोरिकली इंडिया में हमेशा एक ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट हुआ है, चाहे वो बैंक एफडी हो, चाहे पोस्ट ऑफिस स्कीम्स हो, और ये सभी जो इन्वेस्टमेंट के विकल्प थे ये बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव थे। तो जैसे कि आज भी पोस्ट ऑफिस पे क्या रेट होगा, एनएससी पे क्या रेट होगा, ये गवर्नमेंट डिसाइड करता है, वो साल के शुरू में डिसाइड करता है और वो रेट
इररिस्पेक्टिव कि आपका मैक्रो क्या है, आपका इंक्रीमेंटल ब्याज दर क्या है, वो जनरली एक रीजनेबल पीरियड के लिए समान रहता है। उसी तरह बैंक के जो डिपॉजिट रेट्स होते हैं, चाहे वो कासा हो चाहे वो डिपॉजिट्स हो, उनके अंदर जनरली जो आरबीआई डिसाइड कर रहा है ब्याज दर होनी चाहिए आज के मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बनस्पत, उससे वो थोड़ा सा लीड लैग से चलते हैं। इन सब के अलावा गवर्नमेंट के मन में एक ये भी होता है कि जो हमारे देश के बुजुर्ग नागरिक हैं और जो कि महिलाएं हैं या फिर जो कि ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको जो मार्केट सेवी नहीं है, जिनको कैपिटल मार्केट के बारे में इतनी ज्ञान नहीं है, वो जनरली कोशिश करते हैं कि जब जब रेट बहुत ज़्यादा नीचे जाए जो इकोनॉमी के हिसाब से, इकोनॉमिक हालात के हिसाब से, तो आपको एक फ्लोर देते हैं सो दैट आपका लॉन्ग टर्म जो आपके प्लान्स हैं, आपके रिटायरमेंट प्लान्स हैं, आपकी जो जीविका है, उसमें आपको कुछ बहुत ज़्यादा फेरबदल ना करना पड़े। इसलिए जब हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बात करें तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रेट्स होती हैं वो आपकी जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन होती है उससे कुछ समय के लिए डिविएट हो जाती हैं। वो आप वास्तविकता के से नहीं रेट इन्वेस्ट होते हैं बट डिफरेंट हो जाता है। तो जब 2 साल 3 साल पहले कोविड हुआ और जो कि मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी पूरे विश्व में है, उन्होंने डिसाइड किया कि हम रेट भी काटेंगे और बहुत सारा लिक्विडिटी सिस्टम में इन्फ्यूज़ करेंगे, तो कैपिटल मार्केट के रेट्स वनस्पत जो डिसीजन था उसके अकॉर्डिंगली बहुत नीचे चले गए। लेकिन गवर्नमेंट ने जो कि मेरे ख्याल में सही डिसीजन था कि अपने ये बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रेट्स को ऊपर बनाए रखा, जो कि मार्केट रेट नहीं था या जो कि करंट इकोनॉमिक हालात जो उस टाइम थे उसके अनुरूप नहीं था, लेकिन क्योंकि एक सोशल सिक्योरिटी इंडिया में लिमिटेड होती है इसलिए उन्होंने ये रेट्स को ऊपर बना के रखा। ये कारणों की वजह से पिछले 2 साल 3 साल के डेट के रिटर्न जो हैं वो कि जैसा आप कह रहे हैं कि 5 से 6% के बीच में, वहाँ पर मोटा मोटी इन्वेस्टर ने हमारे संग पाया। आज जबकि इकोनॉमिक स्थिति बदल गई है और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अब ये जो उन्होंने स्टिमुलस दिया था, चाहे वो रेट के तरफ से हो या फिर लिक्विडिटी की तरफ से हो, उसको नॉर्मलाइज करने में लगे हुए हैं। तो आज की जो बाज़ार की रेट्स हैं वो ऊपर आ गई हैं वापस, और जब वो ऊपर आ गई हैं तो अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव रेट्स हैं वो स्टिल आपको रिफ्लेक्ट तो करती है बट उतना कंपनसेशन नहीं दे रही है सेवर्स को कि जितना बाजार की वास्तविक हालत के हिसाब से उसको मिलना चाहिए। इन रीज़न की वजह से शायद जो आप बात कर रहे हैं कि डेट फंड्स हो या कैपिटल मार्केट रेट्स थी जो पिछले 2 साल 3 साल में बहुत नीचे चली गई थी, या इन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ सेविंग के वनस्पत इतना कॉम्पिटिटिव नहीं थी या बहुत ज़्यादा कंपनसेशन नहीं दे रही थी, अब वो माहौल बदल रहा है और रादर बदल चुका है। तो मतलब आने वाले समय में अगर बात करूं 1 साल की 2 साल की, तो अब इन्वेस्टर्स को या सेवर्स को पीछे के रिटर्न ना देख के ये समझना चाहिए कि रिटर्न्स जो होंगे वो बेहतर होंगे अब। बिल्कुल। तो जैसे अगर आज हम बात करते हैं कि अगर 1 साल 2 साल 3 साल का जो बॉन्ड मार्केट है, ट्रिपल ए बॉन्ड मार्केट है, जहाँ पर कोई भी तरह की क्रेडिट रिस्क नहीं है, वो सारे मार्केट अभी 7.75 से 8% के बीच में ट्रेड हो रहे हैं। जबकि अगर आप 3 साल का बैंक का ब्याज दर आप देखोगे तो वो अभी भी 6.5 से 7 के बीच में है, स्पेसिफिकली फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। होलसेल इन्वेस्टर के लिए तो रेट वहाँ पे भी ऊपर आ गए हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो ब्याज दर है आज भी 7% के नीचे है। तो क्लियरली अगर आप 2 साल 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है तो आपको ऑलरेडी हम 100% या 100 बेसिस पॉइंट ज़्यादा रिटर्न पाएंगे या ज़्यादा रिटर्न पाने की एक्सपेक्टेशन है कंपेयर टू 3 साल की बाकी ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हीकल से अगर आप इन्वेस्ट करते हो। ना सिर्फ 3 साल, अगर आप छोटे टाइम के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं डेट में, तो डेट मार्केट के रिटर्न या डेट मार्केट के जो प्रोडक्ट हैं, जैसे कि अच्छी क्वालिटी की जो CD, CPs, मनी मार्केट पेपर है, वो भी 1 साल के प्रोडक्ट 7-70 का रिटर्न दे पा रहे हैं। तो ये डेट मार्केट, क्योंकि बाजार की जो मैक्रो इकोनॉमिक की सिचुएशन के हिसाब से जो RBI डिसीजन लेता है, जो लिक्विडिटी रखता है, जो ब्याज दर रखता है, उस पोजीशन को ज़्यादा तेज़ी से रिफ्लेक्ट करते हैं। और क्योंकि अब हम न्यूट्रल पोजीशन में हैं RBI के हिसाब से कि हम विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन उनका स्टांस है, रेट हाइक उनका स्टांस है, तो ये एक्सपेक्ट करना ठीक ही है कि जो डेट फंड्स हैं उनका रिटर्न कंपेयर टू ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ जो सेविंग्स है बेहतर होगा।
कौस्तुभ, देखिए ये बात तो तय है कि पोर्टफोलियो में डेट ओरिएंटेड फंड्स होने चाहिए, और अब वक्त भी सही है मेरे हिसाब से, जैसे आपने भी एक्सप्लेन किया कि अक्सर क्योंकि देखा जाता है कि जब इन्वेस्टर्स कोई स्कीम सेलेक्ट करते हैं तो पास रिटर्न्स देखते हैं, और पास रिटर्न्स देखेंगे तो शायद फिर ऐसा लगेगा कि यहाँ पर डेट में इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा क्या है, क्योंकि जब आप एफडी के रेट देखते हैं तो आपको पता है कि आने वाले टाइम में क्या रिटर्न मिलने वाला है, इंटरेस्ट रेट डिस्क्लोज किए जाते हैं। बट यहाँ पर पास्ट रिटर्न देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, स्पेशली लास्ट 3 इयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो रिटर्न देखेंगे तो जो आपने एक्सप्लेन किया उस हिसाब से ये बात तो तय है कि आने वाले समय में डेट फंड्स के रिटर्न्स अच्छे होंगे, और फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर इस तरह के जो भी विकल्प हैं शायद उससे बेहतर रिटर्न्स, और स्पेशली पोस्ट टैक्स हम रिटर्न्स की बात करें तो वो बेहतर होंगे। लेकिन क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड्स, कहने के लिए तो डेट, इक्विटी और गोल्ड बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन डेट म्यूचुअल फंड की 16 कैटेगरीज हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्टर के लिए ये सिलेक्ट कर पाना कि उसको किस तरह के फंड में जाना चाहिए, तो अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से या ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से किस तरह से हम 16 कैटेगरीज को थोड़ा और नैरो डाउन कर सकते हैं, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, सेबी ने जो डेट फंड है, ओपन एंडेड डेट फंड है, उनको 16 कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है, लेकिन सरलता के लिए मैं इनको 5 कैटेगरी में बांटता हूँ, क्योंकि 5 है तो शायद समझना इजी भी रहेगा, और क्योंकि इन 5 के अंदर से आप मोटा मोटी सार निकाल सकते हो कि सारे कैटेगरीज जो हैं 16 वो इन्हीं 5 के सबसेट हैं, इन्हीं 5 के अलग अलग स्वरूप हैं। जो पहली कैटेगरी है वो है हमारा ओवरनाइट और लिक्विड फंड। यहाँ पे बेसिकली सेबी की 2 कैटेगरी है, तो ये वो कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के लिए अनुरूप है जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 दिन से लेकर 14 दिन तक का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, जो कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, जिनको कोई बहुत बड़ा ना लिक्विडिटी रिस्क चाहिए, ना ड्यूरेशन रिस्क चाहिए, ना क्रेडिट रिस्क चाहिए। ये इन्वेस्टर्स के अगर हम देखा जाए, ये उन तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सबसे उत्तम है जो कि कासा में अपना पैसा रखते हैं, जिनको ये है कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं, जिनको ये नहीं पता है कि हमें पैसा कब ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये है कि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो उन तरह के इन्वेस्टर्स के अगर हम सब्स्टिट्यूट देखें कि या बेटर ऑल्टरनेटिव देखें तो वो इस कैटेगरी में आता है। तो ये पहली कैटेगरी हुई। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो है मनी मार्केट फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म कैटेगरी। इस कैटेगरी में सेबी की 4 स्कीम कैटेगरी अंदर आ सकती है, जैसे कि मनी मार्केट फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, लो ड्यूरेशन कैटेगरी एंड कह सकते हैं कि फ्लोटिंग रेट फंड एज अ कैटेगरी। ना ये उन तरह के इन्वेस्टर्स के लिए बेटर है जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 महीने से लेकर 6 महीने के बीच में है, क्योंकि 1 महीने से 6 महीने के पेपर जो होते हैं वो जनरली आपके 30 दिन के पेपर से एक टर्म प्रीमियम या लिक्विडिटी प्रीमियम पे ट्रेड होते हैं, और किसी का अगर 1 महीने 14 दिन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो उसको ये टर्म प्रीमियम को भी कैप्चर कर लेना चाहिए। तो ये उस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए उपयुक्त है जिनको अगर 3 महीने से 6 महीने के बीच में कोई असेट टारगेट है, जैसा कि आपने बोला था, उनका कोई स्पेसिफिक टारगेट है कि हो सकता है मुझे अगले 6 महीने में ये पैसा की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उन तरह के इन्वेस्टर्स के लिए ये कैटेगरी सबसे अच्छी है। यहाँ पे जो ड्यूरेशन का कॉल होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। मोस्टली ये कैटेगरी के फंड्स 3 महीने से लेकर 1 साल तक की ड्यूरेशन चलाते हैं। लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है इन फंड्स में, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स निकल भी रहे होते हैं, आ भी रहे होते हैं, और क्रेडिट कॉल बहुत ही लिमिटेड होती है। तो ये दूसरी कैटेगरी के इन्वेस्टर, अगेन ये कंजर्वेटिव है, बट क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ गया तो उसके लिए दूसरी कैटेगरी आ गई। तीसरी कैटेगरी जो होती है वो मैं कहूँगा शॉर्ट टर्म फंड कैटेगरी है। इसमें बेसिकली 4 तरह के फंड फिर आते हैं: शॉर्ट टर्म फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, बैंकिंग पीएसयू फंड्स एंड डायनेमिक फंड्स। ये कैटेगरी के अंदर सेबी ने जो रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और बैंकिंग पीएसयू फंड्स की कैटेगरी में, वो कैटेगरी क्वालिफाई करती है असेट क्वालिटी के बेसिस पर। और शॉर्ट टर्म फंड पे रेस्ट्रिक्शन है सेबी का ड्यूरेशन के पर्सपेक्टिव की, 1 से 3 साल के आप ड्यूरेशन में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वो उस कैटेगरी में होता है। और चौथा जो कि डायनेमिक है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन इस तरीके के फंड्स भी जनरली 1 से 3 साल का ड्यूरेशन ही चलाते हैं। तो ये उन तरह के इन्वेस्टर्स के लिए उपयुक्त है जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है वो 6 महीने से लेकर 2 साल तक के लिए है,
जिनको बहुत बड़ा कोई क्रेडिट कॉल तो नहीं लेना है, लेकिन उनको वो छोटा मोटा जो ड्यूरेशन कॉल है 1 साल से 3 साल के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पेपर में, अच्छे क्वालिटी के कॉर्पोरेट बॉन्ड पेपर में, वो इन्वेस्टर इस कैटेगरी में आ सकते हैं। चौथी कैटेगरी जो है वो है क्रेडिट फंड्स एज अ कैटेगरी। उसके अंदर जनरली हम लोग क्रेडिट जो है, जो कि नॉन ट्रिपल ए पेपर्स हैं, AA प्लस, AA-A+, उस तरह के पेपर्स को देते हैं। वहाँ पे जो रिटर्न है वो जो कि एक्स्ट्रा क्रेडिट स्प्रेड मिलता है उससे बनता है बड़ा रिटर्न, रादर देन कि हम कोई बहुत बड़ा ड्यूरेशन कॉल लेते हैं। रिस्क यहाँ पर ज्यादा थोड़ा हो सा सकता है। नहीं, रिस्क, क्रेडिट रिस्क यहाँ पर ज़्यादा हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट जनरली ये फंड्स में भी ड्यूरेशन रिस्क नहीं होता है। तो यहाँ पे जो आपका रिटर्न का मेन मुख्य जो ड्राइवर है वो क्रेडिट स्प्रेड होता है, इंस्टेड ऑफ कि ड्यूरेशन से आपको कैपिटल गेन मिलेगा। और जो पांचवी कैटेगरी है वो है लॉन्ग फंड्स होते हैं, उसमें इनकम फंड, गिल्ड फंड, मीडियम टू लॉन्ग टर्म फंड्स, ये सब आते हैं। यहाँ पर जो ड्राइवर होता है वो क्रेडिट नहीं होता है, यहाँ पे ड्राइवर होता है जो ब्याज दर अगर नीचे आने वाली है तो उस टाइम पे एक टैक्टिकल एलोकेशन बढ़ाकर उस नीचे आने के मूव के कैपिटल गेन को आप कैप्चर कर पाते हो। तो जो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, या तो उससे, या आपका कंफर्ट की कितना क्रेडिट रिस्क आप ले सकते हो उससे, या फिर आपका जो विचार है कि जो मुद्रास्फीति है, जो कि इंटरेस्ट ब्याज दरें हैं वो किस तरफ जा रही हैं, वो ड्राइव करता है कि आपको किस तरह के डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपका व्यू है कि इंटरेस्ट रेट्स यहाँ से नीचे जाएगी और एक RBI रेट कट करेगा, तो आपको जो पांचवी कैटेगरी है जो कि इनकम फंड, गिल्ड फंड, उनमें जाना चाहिए। अगर आपका व्यू है कि नहीं, बैंकों की बैलेंस शीट अच्छी है, कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट अच्छी है और यहाँ पर डाउनग्रेड्स कम होंगे, तो आपको क्रेडिट जैसी कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपका व्यू है कि नहीं, मुझे 1 साल का पैसा या 6 महीने से 2 साल का पैसा इन्वेस्ट करना है, लेकिन मुझे कोई भी तरह का क्रेडिट एक्सपोजर भी नहीं चाहिए और मुझे बहुत बड़ा ड्यूरेशन भी नहीं चाहिए, तो आपकी तीसरी कैटेगरी जो शॉर्ट टर्म कैटेगरी है उसमें करना चाहिए। और जो पहली दो कैटेगरी हैं वो आपका सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, जो आपका ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ सेविंग प्रोफाइल है, कि वो इमीडिएट पैसा चाहिए तो लिक्विड फंड और ओवरनाइट फंड में आइए, और 3-6 महीने का आपको इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म कैटेगरी है जिसके 4 ऑफशूट्स है जो हमने डिस्कस किए, उसमें आइए। तो इस वक्त पर क्योंकि हम इंटरेस्ट रेट या तो बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं या फिर स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इस वक्त पर जो पांचवी कैटेगरी आपने एक्सप्लेन की, तो उसमें थोड़ा सा उसके लिए वेट किया जा सकता है। बिल्कुल। सो मेरा व्यू ये है, या हमारे फंड हाउस का ये व्यू है कि अभी तक कोई भी सेंट्रल बैंकर उस स्टेज पे नहीं पहुंचा है कि वो रेट है वो काटने की स्थिति में हो। अभी तक हम सिर्फ उस स्थिति में पहुंचे हैं कि जो बड़े रेट हाइक हो रहे थे उसकी जगह या तो छोटे रेट हाइक हो, या जो हम रेट हाइक हो रहे थे उसकी जगह हम पॉज पे हों। हम अभी तक उसी स्थिति में हैं। तो इस स्थिति में जो कि ड्यूरेशन वाले फंड्स हैं जैसे कि इनकम और गिल्ड फंड्स, उसके कंपैरिजन में जो बाकी कैटेगरी है, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैटेगरी हो या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म कैटेगरी हो, वो ज़्यादा बेटर रिस्क रिटर्न देगा कंपेयर टू दैट कैटेगरी। तो कौस्तुभ जी, एक बात तो तय है कि डेट के लिए ही है और सभी तरह के निवेशकों के लिए डेट में इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आप बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के डेट स्कीम्स की, तो आपका किस तरह का इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, या आप कोई भी डेट पेपर लेने से पहले क्या देखते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, इन बातों पे थोड़ी सी अगर विस्तार से आप मुझे बता पाएंगे तो हमारे व्यूअर्स को और इन्वेस्टर्स को ये जानने में आसानी होगी कि उन्हें आदित्य बिरला सन लाइफ की जो स्कीम्स हैं, डेट ओरिएंटेड स्कीम्स हैं, उनमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे ये उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। जी बिल्कुल। देखिए, डेट में जैसा कि मैंने बताया कि जो बड़ा रिटर्न है वो 3 तरीके से बनता है, या फिर पहला है कि या तो आप ड्यूरेशन का कॉल लेते हो, या आप क्रेडिट का कॉल लेते हो, या फिर आप लिक्विडिटी जो सेंट्रल बैंक का रखने वाला है उसको टाइम करके अपने इन्वेस्टर्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा अल्फा बनाने की कोशिश करते हो। ये तीनों से एक अल्फा बनता है। अदरवाइज मोटा मोटी ब्याज दर तो हम सभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मोटा मोटी ब्याज दरें तो उतनी ही है, तो उसी के अनुरूप रिटर्न मिलेगा। लेकिन जो अल्फा है वो इन 3 जो क्षेत्र हैं, उन तीनों क्षेत्रों में अगर आपका कॉल सही जाता है तो आप अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक एक्स्ट्रा एक अल्फा बना सकते हो।
हमारा ये मानना है कि जब हम लिक्विडिटी का कॉल लेते हैं तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम बिल्कुल जस्ट इन टाइम अप्रोच उसमें फॉलो करें, क्योंकि लिक्विडिटी का जो मूव होता है मार्केट्स में इंटरेस्ट रेट्स पे वो बहुत ही फास्ट होता है, और आप उसको अगर ढंग से टाइम नहीं कर पाते हो तो आप दोनों ही तरफ का मूव, चाहे वो ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहे हो, उसको मिस कर सकते हो। तो हमारी टीम में लिक्विडिटी के ऊपर खास फोकस दिया जाता है, सो दैट लिक्विडिटी के जो मूव है या उसके रिलेटेड जो इंटरेस्ट रेट्स में मूवमेंट होने वाले हैं, हम उसको बिल्कुल कोशिश करेंगे कि एकदम टाइमली हम पकड़ पाए। दूसरा जो मूव होता है वो जो कि मैंने बताया कि ड्यूरेशन का जो क्रिएट कर सकते हैं, ड्यूरेशन हम एक्स्ट्रा हमारे इन्वेस्टर्स के लिए बनाते हैं। जनरली हमारे मानना है कि जो ड्यूरेशन का कॉल है वो हमें थोड़ा सा समय से पहले लेना पड़ता है, क्योंकि साल में जब 250 ट्रेडिंग सेशन होते हैं तो जो बड़ा ड्यूरेशन का पैसा होता है वो कुल मिलाकर 25-30 ट्रेडिंग सेशन में ही बनता है, बाकी टाइम बहुत ही छोटे छोटे मूव होते हैं। अगर आपके पास आपने उस 25-30 ट्रेडिंग सेशन में आपने अगर आपका पोर्टफोलियो सही तरीके से पोजीशन किया हुआ है तो आप अपने इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा बेहतर रिटर्न बना सकते हो। तो हमारा कोशिश रहता है कि जब हम कोई भी व्यू लें ड्यूरेशन के लिए तो हम उसको टाइमिंग हमारी चाहे परफेक्ट नहीं हो लेकिन डायरेक्शनली हम सही पकड़ लें। तो हमारी कोशिश रहती है कि उसमें हम टाइम करने की जगह डायरेक्शन हम सही पकड़ें, और उसके लिए हम चाहे थोड़ा जल्दी हो तो भी हमारे को कोई उसके अंदर हमें तकलीफ नहीं है। तो तीसरा है जो कि क्रेडिट वाला पार्ट है, हमारा ये अंडरस्टैंडिंग है कि क्रेडिट में जनरली आपको टाइम करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए हम मैक्रो का उसमें बहुत बड़ा ओवरले करते हैं। और अगर हमारा व्यू अगर क्रेडिट रिस्क पे या फिर बैंकों की बैलेंस शीट पे या फिर कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट पे बहुत अच्छा है तो हम उसमें हमारा एलोकेशन क्रेडिट की तरफ बढ़ा देते हैं। और अगर व्यू खराब है, और ख़राब आज नहीं है, जबकि ये लगता है कि हम डायरेक्शनली उसकी तरफ 1 साल 2 साल बाद जा रहे हैं, तो हम आज से ही वो ड्यूरेशन कम करना या फिर वो रिस्क जो है क्रेडिट की वो कम करना चालू कर देते हैं। तो तीनों ही जो लिवर हैं फिक्स्ड इनकम के, उसके पर जो हमारी टीम है वो बहुत ध्यान से क्लोजली ट्रैक करती है। लिक्विडिटी में तो टाइम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी दोनों में हम डायरेक्शनल पकड़ने की कोशिश करते हैं कि हम डायरेक्शनली हम बिल्कुल सही चले जाएं, और वो हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को बांधता है। तो ये हमारा ब्रॉड फिलॉसफी है। किस तरह के फंड्स हमें रिकमेंड करने चाहिए उसके लिए भी, और किस तरह से हमारे पोर्टफोलियो को हमें कंस्ट्रक्ट करना चाहिए उसके लिए भी। दूसरा जो हमारा बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो ये होता है कि हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा कंजर्वेटिव के हम कोई भी पोटेंशियल लॉस, चाहे वो लिक्विडिटी से आता हो, चाहे वो ड्यूरेशन से आता हो, चाहे क्रेडिट से आता हो, उससे बच जाए। क्योंकि फिक्स्ड इनकम मार्केट में जब इन्वेस्टर हमारे पास आ रहा है तो उसका एक परसेप्शन है कि उसको एक स्टेबिलिटी ऑफ इनकम चाहिए। तो हमारा फोकस वो स्टेबिलिटी ऑफ इनकम पे रहता है रादर देन कि हम बहुत बड़ा रिटर्न बनाने पे रहे। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम हमारे इन्वेस्टर को अगर कोई ड्यूरेशन से लॉस आ सकता है तो हम पहले ही ड्यूरेशन कम कर दें। अगर लिक्विडिटी बहुत टाइट होने वाली है तो जस्ट हम जब लिक्विडिटी टाइट होने वाली है उससे पहले हमारे पोर्टफोलियो की लिक्विडिटी बढ़ा दें। अगर हमें लगता है कि 6-8 महीने बाद, साल भर बाद क्रेडिट का जो माहौल है वो थोड़ा सा टाइट हो सकता है, तो आज ही हम हमारा क्रेडिट का एक्सपोजर कम कर दें। तो हमारा फोकस रहता है कि हम जब डाउनटिक्स आते हैं मार्केट में, जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाती हैं, उस टाइम पे हम हमारे इन्वेस्टर्स को उससे बचा लें। ये राज है कि हम हमारे इन्वेस्टर्स को अच्छी स्टेट में रख पाए हैं। और फिर हमारी कोशिश दूसरी होती है कि जब हम हमारा व्यू बनस्पत अच्छा हो जाए तो हम उस गेन जो हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। लेकिन बड़ा फोकस हमारा होता है कि लॉस से बचाएं, इसके बदले कि हम गेन में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाए। रिटर्न्स तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ जो रिटर्न्स बहुत ही है इम्पोर्टेंट उसको हम ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं इसके कंपैरिजन में कि जब हम रिटर्न अच्छे होने की उम्मीद हो उस रिटर्न्स में, या जब तेजी होने की उम्मीद हो इंटरेस्ट रेट्स में, हम उस रिटर्न को पाने की चाहत हो, उसकी वो भी हम चाहते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा फोकस हमारा है कि हम जब लॉस हो रहा हो उसको बचा लें। और ये दिखाई भी देता है एक्चुअली, अगर हम देखें हिस्टोरिकल रिटर्न्स आदित्य बिरला सन लाइफ की डेट स्कीम्स के, तो ये देखने को मिलता है कि रिटर्न्स कंसिस्टेंट रहे हैं। सो कौस्तुभ जी, थैंक यू वेरी मच, आपने आज हमें वक्त दिया और बहुत सी बातें बताई ओवरऑल
डेट मार्केट के बारे में और साथ ही आदित्य बिरला सन लाइफ की क्या फिलॉसफी है और क्या मैनेजमेंट स्टाइल है। मुझे उम्मीद है इससे हमारे व्यूवर्स को फ़ायदा मिलेगा। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद पंकज जी। तो मुझे उम्मीद है कि आज हमने जो डिस्कशन किया इससे व्यूवर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।